स्टार्ट रिकॉर्डिंग। और ये हमारा चल ही रहा है क्लास और यहाँ पे रहते हैं। तो ए वेरिएबल इज नथिंग बट ए नेम गिवन टू अ स्टोरेज एरिया। मतलब देखो रैम क्या होता है, रैम में बिट्स स्टोर होते हैं, बिट्स 010101 के फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनिक जो है स्ट्रक्चर है उसका, इलेक्ट्रॉन जो है बिट्स के फॉर्म में स्टोर हो जाता है उसमें। तो बिट्स जब स्टोर होता है तो हम उसको जो निकालते हैं ना, तो हमें 01 के फॉर्म में मिलता है, बिट्स के फॉर्म में मिलता है। तो अगर हम बिट्स वो है बहुत सारे उसके अंदर, तो हम जब कोई चीज़ को स्टोर करेंगे तो बाद में उसको निकालेंगे कैसे? निकालने के लिए हम उस पर्टिकुलर जगह को एक नाम देना पड़ेगा कि मेरा ये C001 नाम का एरिया है और वहाँ से हम डाटा बाद में हम C001 से रीड कर लेंगे। ठीक है, तो यही कह रहा है वेरिएबल इज़ नथिंग, वेरिएबल कुछ भी नहीं है बट ए नेम गिवन टू ए स्टोरेज एरिया। स्टोरेज एरिया को एक नाम दे दिया जाता है, उसी को वेरिएबल कहते हैं। दैट आवर प्रोग्राम कैन मैनिपुलेट, जिसको हमारे प्रोग्राम द्वारा चेंज किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है, राइट किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। ठीक है। ईच वेरिएबल इन सी हैज ए स्पेसिफिक टाइप। सभी वेरिएबल एक खास तरह के टाइप का होता है, जैसे आपने ऊपर में डाटा टाइप में पढ़ा था। तो ये कुछ जो है बेसिक डाटा टाइप हैं। ठीक है, बेसिक टाइप कौन से होते हैं सी के अंदर? कैर टाइप जो 127 ये वाला वैल्यू लेता है, इंट जो 10 डिजिट 9 डिजिट का नंबर लेता है, फ्लोट जो लगभग बड़े नंबर लेता है, 6 डेसिमल पॉइंट होता है, डबल लगभग ज़्यादा डेसिमल पॉइंट होता है, वॉइड कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह के वेरिएबल होते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो अलाउ टू डिफाइन वेरियस अदर टाइप ऑफ वेरिएबल विच वी विल कवर इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। तो और भी कई तरह के टाइप आएगा जो हम आगे वाले चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, विच वी विल कवर। तो यहाँ पे आते हैं लाइक इनमरेशन। इनमरेशन क्या होता है? एक खास तरह का डाटा टाइप होता है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, नाम डाल सकते हैं। जैसे आपने कुछ जैसे रिलीजन के नाम डाल दिए, तो रिलीजन में क्या होता है, मेन जो है इंडिया में मेन कितने 6 रिलीजन होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन। ये 6 रिलीजन होता है। तो आप 6 रिलीजन को इनम टाइप के डाटा में डाल सकते हैं। ठीक है, जिसका कुछ लिमिटेड नंबर होते हैं जो स्ट्रक्चर डाटा का, उसको आप इनम बना सकते हैं। इनम में जो पहला वैल्यू होता है वो 0 पे मिलेगा आपको, दूसरा 1 पे मिलेगा, तीसरा 2 पे मिलेगा, ऐसे मिलता है। पॉइंटर मतलब क्या होता है कि यदि आप पॉइंटर बनाएंगे तो वो इसके अंदर आप किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल के वैल्यू अलग होता है, एड्रेस अलग होता है। मान लीजिए कि आपके रैम में एक एड्रेस है A0001। ठीक है, उस एड्रेस पे एक डाटा स्टोर है, उसमें है 20 नाम का इंटीजर डाटा स्टोर है। ठीक है, तो ये जो एड्रेस है A001 आप किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। उस तरह के वेरिएबल को पॉइंटर कहा जाता है। पॉइंटर वाले चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद एरे होता है। एरे में हाँ 7831, हाँ यही। ठीक है, तो पॉइंटर एरे में क्या होता है कि आप एक ही तरह के जैसे नंबर तरह के 8-10 वैल्यू को एक साथ जितना चाहें उतना स्टोर कर सकते हैं। मल्टीपल वैल्यू को किसी एक वेरिएबल में अगर स्टोर करना चाहते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, एरे कहा जाता है। स्ट्रक्चर एरे में क्या होता है, सभी वैल्यू सेम टाइप के होते हैं, यानी नंबर रखना है तो सभी नंबर ही होंगे। लेकिन स्ट्रक्चर में आप डिफरेंट टाइप के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप जैसे नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, नाम भी स्टोर कर सकते हैं, पॉइंट वाले वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, एरे भी स्टोर कर सकते हैं। वो स्ट्रक्चर कहलाता है। एक ही के अंदर? हाँ, एक ही चीज़ के अंदर, एक ही वेरिएबल में। एरे में सिर्फ अगर एक टाइप सोच रहे हैं तो उसी टाइप का। एरे में क्या, इस दोनों में क्या अंतर है?
इसमें आप एक ही टाइप के रख सकते हैं, यानी नंबर तो नंबर ही रहेगा सारा, बहुत सारे वैल्यू रहेंगे लेकिन सब रहेगा नंबर। अगर आप नाम डालना चाहते हैं सब के सब नाम ही रहेंगे। लेकिन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आप नाम भी रख सकते हैं, नंबर भी रख सकते हैं और ट्रू फॉल्स भी रख सकते हैं, सब कुछ रख सकते हैं। उसके बाद था यूनियन। यूनियन भी एक खास तरह का स्ट्रक्चर होता है। और फॉर दिस चैप्टर लेट अस स्टडी ओनली बेसिक वेरिएबल। हम यहाँ पे बेसिक वेरिएबल को समझने वाले हैं इस चैप्टर में। तो ए वेरिएबल डेफिनेशन मीन्स टू टेल द कंप्यूटर वेयर एंड हाउ मच टू क्रिएट द स्टोरेज फॉर अ वेरिएबल। तो ये क्या करता है, जब आप वेरिएबल बनाते हैं तो वो कंप्यूटर को बताता है कि कितना स्टोरेज देना है इसको। ठीक है, जैसे आप इंट लिखेंगे तो इंट का मतलब क्या होता है कि वो 4 बाइट जो है अलॉट करेगा। 4 बाइट में आप कितने नंबर रख सकते हैं, 10 डिजिट के नंबर रख सकते हैं। ठीक है, ये होता है। तो ये वेरिएबल डेफिनेशन मीन्स, समझ गए। अब यहाँ पे हेयर टाइप मस्ट बी वैलिड सी डाटा टाइप। सी डाटा टाइप होता है इंक्लूडिंग वाइड कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, बुलियन और यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी होता है इसके अंदर, यूज़र डिफाइंड, एंड जैसे एरे हो गया, जैसे आपके स्ट्रक्चर हो गया। एंड वेरिएबल लिस्ट में कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर आइडेंटिफायर नेम सेपरेटेड बाय कॉमा। तो वेरिएबल की जो लिस्ट अगर आप रखते हैं, किसी भी वेरिएबल के अंदर वेरिएबल की लिस्ट बनाते हैं तो सभी लिस्ट जो है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कॉमा के द्वारा क्या होगा, सेपरेट होगा। जैसे आपने मान लो कि एक एरे बना रहे हैं, उसमें 10 आदमी के नाम रखना चाह रहे हैं, उस एरे का नाम है नेम्स। तो नेम्स इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, फिर उसमें डबल कोट में राम, श्याम, गणेश, मोहन, मुकेश, दिनेश, ये सब लिख दिया, तो वो कॉमा सेपरेटेड होगा। तो यही कह रहा है कि लिस्ट भी रख सकते हैं आप इसके अंदर। चलो, तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक एक करके वेरिएबल बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखो इंट आई जे के, तो हम यहाँ पे आते हैं, इसको क्लास नंबर 6 में चलते हैं। डाटा टाइप था 5 नंबर क्लास। अब जो बनेगा वो बनेगा 6 नंबर क्लास। एक क्लास वाइज इसलिए बना रहे हैं कि ताकि आपको, ये लड़की अभी तक ज्वाइन नहीं करी है, स्टे इन द कॉल। एक बार दोबारा रिमाइंड करा दूँ इसको। ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं। तो हम यहाँ बनाते हैं इंटीजर के 3 वेरिएबल, कैरेक्टर के 2 वेरिएबल, फ्लोटिंग के 2 वेरिएबल और डबल के 1 वेरिएबल। तो आप डिफरेंट टाइप के वेरिएबल यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से ऐसे कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से फिर से 6 नंबर में इसका नाम था वेरिएबल ज्वाइन। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे। तो वेरिएबल के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, रन करिए इसको, यहाँ से इसको बंद कर देते हैं और फिर यहाँ पे वेरिएबल हम बना देते हैं। कोई बात नहीं, रहेगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, कोई एरर नहीं देगा आपको। तो यहाँ पे हमने देखो इंट मेन, यहाँ पे इंट में हमने 3 वेरिएबल बना दिया। तो ये है आई, जे और के।
ये इंट टाइप का डाटा रखेगा। यह है कैरेक्टर के लिए हमने दो वेरिएबल बनाया, सी और सी एच, ये आपके कैरेक्टर टाइप का डाटा रखेगा। फ्लोट में आपने दो वेरिएबल बनाया, यहाँ पे है आपका फ्लोट एफ और सैलरी। उसके बाद डबल टाइप के पॉइंट वाले नंबर डी नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे द इंट आई जे के बोथ डिक्लेयर एंड आई डिफाइन द वेरिएबल आई जे के, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं और डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। विच इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर टू क्रिएट वेरिएबल नेम आई जे के नाम का वेरिएबल बना दो। ऐसा अगर करेंगे तो ये क्या करेगा, प्रोग्राम कंपाइलर को बताएगा कि ये आई जे के 3 वेरिएबल हमें मेमोरी रैम में बना दो, ठीक है। वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज असाइन एंड इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जब आप किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करेंगे तो उसको इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। जैसे आपने लिखा एक्सटर्न इंट डी इक्वल टू 3, एफ इक्वल टू 5, तो डी में जाएगा 3 और एफ में जाएगा 5। इसको कहते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है इंट डी इक्वल टू 3, एफ इक्वल टू 5, तो यहाँ पे कहा जाता है डेफिनीशन एंड इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे डिफाइन भी कर रहे हैं और इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। एक्सटर्न और इसमें क्या फर्क है? एक्सटर्न का मतलब ये होता है कि आप जो यहाँ पे डी और एफ को यूज करने वाले हैं दूसरे फाइल में यूज कर सकते हैं, इसको एक्सटर्नल है, दूसरे फाइल में है, आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल, ठीक है, इसलिए एक्सटर्नल लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब चलते हैं, फॉर डेफिनीशन विदाउट एन इनिशियलाइजर वेरिएबल विथ स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन आर इम्प्लिसिटली इनिशियलाइज विथ नल। कह रहा है क्या कि अगर आपने कोई वेरिएबल बना दिया, ठीक है, और बनाने के बाद आपने कुछ उसके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं किया, तो जितने भी नंबर टाइप के वेरिएबल हो ना, सब के अंदर आपको 0 स्टोर कर देगा। और यदि आपने कैरेक्टर वाले वेरिएबल बनाए हैं तो उसमें नल, बाइट टाइप के वेरिएबल बनाए हैं तो उसमें नल स्टोर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन इन सी, ए वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड एश्योरेंस to the compiler that there is one variable existing with the given type and name, so that the compiler proceed for the further compilation without needing complete detail about the variable। तो ये क्या कहता है, एश्योरेंस देता है किसको, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो आप ये क्या करता है, कंपाइलर को एश्योरेंस देता है, प्रोवाइड एश्योरेंस टू द कंपाइलर दैट देयर इज वन वेरिएबल एग्जिस्टिंग, यहाँ पे वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है इस नाम से, ठीक है। तो कंपाइलर प्रोसीड फॉर फर्दर कंपाइलेशन विदाउट नीडिंग, डिटेल इसको नहीं चाहिए लेकिन वो आगे कंपाइल करो इसको, कि आगे हम इसको देने वाले हैं। हमने यहाँ पे नाम दे दिया एक्सटर्न इंट ए बी, यहाँ पे एक्सटर्न इंट सी, एक्सटर्न फ्लोट, ये तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया इसको कि यहाँ पे हम आने वाले बाद में हम इसमें कुछ वैल्यू देने वाले हैं। तो ये कंपाइलर क्या करेगा, उतना जगह उसको मतलब मान लेगा कि हाँ हमें वेरिएबल इस नाम से बना देना है, ठीक है। इसको कंप्लीट डिटेल नहीं चाहिए कि हमें वैल्यू भी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, नाम आपने दे दिया। ए वेरिएबल डिक्लेरेशन हैज़ इट्स मीनिंग एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन ओनली। कंपाइलर नीड्स एक्चुअल वेरिएबल डिक्लेरेशन एट द टाइम ऑफ लिंकिंग ऑफ द प्रोग्राम। जब प्रोग्राम को लिंक किया जाता है, यानी कि चलाने के लिए उसको 1 2 3 4 प्रोग्राम के साथ जोड़ा जाता है, तो वहाँ पे उस वेरिएबल की ज़रूरत होती है, ठीक है। ए वेरिएबल डिक्लेरेशन इज़ यूजफुल व्हेन यू आर यूजिंग मल्टीपल फाइल। ये क्या कहता है कि जब आप बहुत सारे फाइल बनाते हैं तो आप उसके अंदर एक्सटर्न कीवर्ड की मदद से वेरिएबल बनाएंगे, तो एक फाइल में बनाएंगे तो दूसरे फाइल में आप उसको रीड कर सकते हैं। मान लो कि आपने एक प्रोग्राम एप्लीकेशन बना रहे हैं और वो 4 फाइल में बन के रेडी हो रहा है, मतलब लॉगिन करने के लिए कोई और फाइल है, रजिस्टर करने के लिए कोई और फाइल है, और क्या कहते हैं कैलकुलेशन करने के लिए कोई और फाइल है।
तो ये जो एक्सटर्न कीवर्ड है ये वहाँ पे आपको काम कर जाएगा, मतलब एक का वैल्यू दूसरे में, दूसरे का वैल्यू तीसरे में रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ए वेरिएबल डिक्लेरेशन इज यूजफुल व्हेन यू आर यूजिंग द मल्टीपल फाइल एंड यू डिफाइन योर वेरिएबल इन वन ऑफ फाइल which will be available at the time of linking of the program. You will use the extern keyword to declare a variable at any place. अगर आप एक्सटर्न कीवर्ड से वेरिएबल डाल देते हैं तो आप किसी भी फाइल में आप उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन डिक्लेयर ए वेरिएबल मल्टीपल टाइम इन योर C प्रोग्राम बट इट कैन बी डिफाइंड ओनली वंस इन ए फाइल। किसी भी फाइल में आप क्या कर सकते हैं, एक ही बार डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप डिक्लेयर कितने बार चाहें, जितना बार चाहें उतना कर सकते हैं, ठीक है। डिक्लेरेशन अलग चीज़ है, डेफिनीशन अलग चीज़ है, ठीक है। डिक्लेयर का मतलब होता है कि हम इस वेरिएबल को आगे रीड करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे क्या दिया, एक्सटर्न इंट ABC, ये हो गया डिक्लेरेशन। जब हम यहाँ पे उस मेन प्रोग्राम में उसको लिखेंगे तो वो हो गया डेफिनीशन। और जब इसके अंदर कोई वैल्यू को स्टोर करेंगे तो वो हो जाता इनिशियलाइजेशन, समझ गए। जब आपने खाली एक नाम दे दिया, आपने बोल दिया एक्सटर्न इंट AB, तो वो बन गया डेफिनीशन, ठीक है। और ये मेन से बाहर, जब आपने इसके अंदर मेन के अंदर इसको मतलब बना दिया कि भाई हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं तो इसलिए बनाओ, तो डेफिनीशन। और जब इसमें के अंदर वैल्यू आप डाल देंगे A=10 तो इनिशियलाइजेशन। जब एक्सटर्नल फाइल के लिए चाहिए तो एक्सटर्न, और जब इंटरनल के लिए चाहिए तो मेन के अंदर, ठीक है। ये तो ट्राई द फॉलोइंग एग्जांपल वेयर वेरिएबल हैव बीन डिक्लेयर एट द टॉप बट दे हैव बीन डिफाइंड एंड इनिशियलाइज इनसाइड द मेन फंक्शन। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन है ये, और यहाँ पे डेफिनीशन है, और यहाँ पे इनिशियलाइजेशन है, तीनों चीज़ें। तो हम यहाँ से इसको ले लेते हैं, ठीक तो चल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, व्हेन द अबव कोड इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड इट विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। तो आपको एक ऐसा रिजल्ट देगा। तो क्यों दे रहा है यहाँ पे देखो, तो हमने क्या बोला, इंट A, B और C, आप इवन C को यहाँ भी लिख सकते हैं, कॉमा C लिख दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, एक लाइन में बहुत सारे दे सकते हैं, ABC। फिर यहाँ पे आप क्या रहे हैं, A में 10 स्टोर करो, B में 20 स्टोर करो, कर दिया स्टोर, और C में दोनों को प्लस करके स्टोर कर दो। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, प्रिंट वैल्यू ऑफ C। तो यहाँ पे C की वैल्यू कितना है, 30 मिलेगा आपको। हम यहाँ पे कह रहे हैं F में कौन सा वैल्यू, फ्लोट टाइप का वैल्यू है, हमें 70.0 और डिवाइडेड बाय 3.0। तो जो भी मिलेगा आपको इसमें एक फ्लोट वैल्यू मिला, पॉइंट वाले वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ से सेव करके F11 करके रन कर लीजिए, प्रिंट एफ। यहाँ पे देखिए 30 और यहाँ पे 23.33334, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा आपको। अच्छा, अब चलते हैं, L वैल्यू और R वैल्यू क्या होता है, ठीक है। देयर आर टू काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इन C, दो तरह के एक्सप्रेशन होते हैं, एक होता है L वैल्यू और दूसरा होता है R वैल्यू। दोनों में क्या अंतर है, देखो यहाँ पे इंट G लिख रहे हैं ना, तो ये G जो है, यहाँ पे जो G है इक्वल टू से पहले वाले वैल्यू को हम क्या कह रहे हैं, G। तो इक्वल टू से पहले वाला जो वैल्यू है वो है आपका L वैल्यू, लेफ्ट साइड का वैल्यू को L वैल्यू कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू दे रहे हैं ना वो है आपका, मतलब ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये G = 20, A = 20, B = 20,
यानी एक ही 20 वैल्यू कई वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट जो है ये वो वेरिएबल है और 20 उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो जो वैल्यू है उसको कहा जाता है आर वैल्यू। वैल्यू को हमेशा क्या कहते हैं, आर वैल्यू। और जो वेरिएबल है उसको क्या कहा जाता है, एल वैल्यू। समझ गए मतलब, एल वैल्यू वेरिएबल को कहते हैं, आर वैल्यू उसके अंदर जो हम स्टोर करेंगे वो उसको कहा जाता है। तो ये क्या कहता है, एल वैल्यू एन एक्सप्रेशन दैट इज एन एल वैल्यू में अपियर एज आइदर द लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट। ठीक है, ये जो एल वैल्यू है, जो एक्सप्रेशन है या जो वेरिएबल का नाम है, वो आप इक्वल टू के लेफ्ट साइड में और इक्वल टू के राइट साइड में दोनों जगह लिख सकते हैं। क्या समझे, वेरिएबल को हम लेफ्ट या राइट कहीं दोनों में लिख सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू है उसको केवल राइट में ही लिखना होता है। आर वैल्यू एन एक्सप्रेशन दैट इज एन आर वैल्यू में अपियर ऑन द राइट बट नॉट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट। जब भी आप आर वैल्यू लिखेंगे तो हमेशा राइट साइड में ही रहेगा, वो एल वैल्यू के तरह लेफ्ट और राइट दोनों जगह नहीं जा सकता, वैल्यू हमेशा राइट में रहेगा। क्लियर है? बट अगर हम वेरिएबल को उस साइड लिख देंगे तो ओके है, तो चल जाएगा। लेकिन अगर वैल्यू को लेफ्ट साइड में लिख देंगे तो एरर दे देगा। करके दिखाऊं? दिखाता हूं। देखो, मैं यहां पे आया, मैंने क्या कहा, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 100। लो, हो गया। देखो a और b क्या है, वेरिएबल है। हमने राइट साइड में भी लिख दिया इक्वल टू के, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने लेफ्ट साइड में भी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि मैं यहाँ पे 200 इक्वल टू ऐसा कर देंगे तो एरर दे देगा, क्योंकि नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। नहीं, वो नंबर नहीं है, वो वैल्यू है, एल वैल्यू है, आर वैल्यू है। आर वैल्यू को आप लेफ्ट साइड में नहीं रख सकते, समझ गए? क्योंकि वो हम चेंज नहीं कर सकते, उसको चेंज, वो कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, तीनों को प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ से इसको कॉपी करो, कंट्रोल ई, कंट्रोल डी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल ई। तो मैं इधर लेके आ जाता हूँ इसको। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट, यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट करना है, ए की वैल्यू प्रिंट करना है, और यहाँ पे कॉमा लगा करके $D, ये परसेंटेज डी, बी की वैल्यू को प्रिंट करना, और फिर यहाँ पे सी की वैल्यू को प्रिंट करना। ठीक है, ए बी सी इक्वल टू 100। तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ ए कॉमा बी कॉमा सी। अब देखो हर जगह क्या मिलेगा आपको, हर जगह आपको मिलेगा वैल्यू। यहाँ पे परसेंटेज डी, डी हमने क्यों बताया, डी हमने ये बनाया कि यहाँ पे डिजिट है हमारा, इंट का साइन है। हाँ, इंट का साइन सिंबल। आपने सी क्यों लगाया? हाँ, ठीक है, तो ये हो गया आपको। अब यहाँ पे चेक करके देखो तीनों जगह 100-100 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। यहाँ पे करो F11, तो देखो 100-100-100 मिल गया तुमको। तो ये प्रूफ हो गया कि आप वेरिएबल को इक्वल टू के राइट साइड भी लगा सकते हैं, लेफ्ट साइड भी लगा सकते हैं। लेकिन यदि मैं इसको राइट आर वैल्यू को इधर लगा दूं, मैं क्या कहता हूँ 200 इक्वल टू ए कॉमा इक्वल टू बी कॉमा इक्वल टू सी। ठीक है, रुको इसकी एक कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल ई, और मैं यहाँ पे कहता हूँ 200 इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब देखते हैं काम करता है कि नहीं करेगा। देखो एरर दे दिया, कह रहा एल वैल्यू, यहाँ पे देखो क्या कह रहा, एल वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट।
कह रहा एल वैल्यू को आप लेफ्ट में ही रख सकते हैं, राइट में नहीं रख सकते। ठीक है, नहीं यहाँ पे कुछ कह रहा है लेकिन इसका ये मतलब नहीं। ये क्या कहता है कि आप 200 वैल्यू को राइट साइड में रख सकते हैं, लेफ्ट साइड में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, एल वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड, कह रहा है एल वैल्यू को लेफ्ट ऑपरेंड चाहिए। ठीक है, तो इसका यही मतलब है, आप ऐसा नहीं कर सकते और इसको हम बंद कर दे रहे हैं। चलो, तो ये हो गया चैप्टर। अब आते हैं कांस्टेंट एंड लिटरल्स किसको कहा जाता है। ध्यान से देखो, फाइल सेव एज C07 सेव, और इसका नाम कांस्टेंट लिखा जाता है, कांस्टेंट। देखो, इन सब को हटा देते हैं। देखो, द कांस्टेंट रेफर टू फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू, जिसको हम बदल नहीं सकते। दैट द प्रोग्राम में नॉट alter ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन, दिस फिक्स्ड वैल्यू आर ऑल्सो कॉल्ड लिटरल्स। आगे समझ में? आप कांस्टेंट, जैसे 20 है, 20 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और इसको क्या कहा जाता है, इसको लिटरल्स भी कहा जाता है। ठीक है, कौन लिटरल्स कहते हैं। द कांस्टेंट कैन बी ऑफ एनी ऑफ द बेसिक डाटा टाइप। कांस्टेंट किसी भी बेसिक डाटा टाइप का हो सकता है। इंटीजर हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट, नंबर, पॉइंट वाले नंबर हो सकते हैं, ABCD कैरेक्टर वाले कांस्टेंट हो सकते हैं, स्ट्रिंग लिटरल हो सकता है। ठीक है, देयर आर ऑल्सो इनमरेशन कांस्टेंट एज वेल, और कांस्टेंट इनमरेशन भी हो सकता है। जैसे 6 तरह के आपने रिलीजन को आप एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, वो भी एक कांस्टेंट बन जाएगा। द कांस्टेंट आर ट्रीटेड जस्ट लाइक रेगुलर वेरिएबल एक्सेप्ट दैट देयर वैल्यू कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर देयर डेफिनीशन। अगर आपने एक बार कांस्टेंट डिफाइन कर दिया तो उसके वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं इंटीजर लिटरल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लीगल और इलीगल वैल्यू बता रहा है। देखो, अगर आपने लिखा जो डेसिमल नंबर जो हमारे नंबर होते हैं, नंबर सिस्टम हम कौन सा यूज करते हैं, डेसिमल। डेसिमल का मतलब होता है 10 डिजिट का नंबर। डेसिमल मतलब 10 डिजिट का नंबर जिसमें जो डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर के 9 तक होता है। ठीक है, कोई भी नंबर उठा लो आप, सब में 0 से 9 के अलावा कोई वैल्यू नहीं होता है। आगे समझ में? उसके बाद एक होता है ऑक्टल नंबर। तो जितने भी तरह के नंबर होते हैं उन सभी को इंटीजर लिटरल कहा जाता है, बिना पॉइंट वाले नंबर। आगे समझ में? जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी तरह के नंबर होते हैं बिना पॉइंट वाले, उसको इंटीजर लिटरल कहा जाता है। ठीक है, बिना पॉइंट वाले सारे नंबर को। तो यहाँ पे देखो 212 ये लीगल है, 215 यू लगा दिया तो इसका मतलब है अनसाइंड, यानी कि इसमें निगेटिव नंबर आप नहीं भर सकते, तो ये होगी, ये भी लीगल है। 0x, 0x का मतलब होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल के अंदर क्या होते हैं, 15 डिजिट के नंबर होता है। ठीक है,
15 डिजिट में 0 से 9 10 डिजिट ये हो गया, और बाकी 5 डिजिट में ABCDEF ये होता है 6 डिजिट में, तो 16 डिजिट होता है टोटल, 0 से लेकर के और F तक 16 डिजिट टोटल होता है हेक्साडेसिमल, इसीलिए इसको कहा जाता है ABCDEF। ABCDEF 6 डिजिट हो गया ये, और 0 से 9 तक 10 हो गया, तो टोटल 16 डिजिट हो गया। अगर आपने हेक्साडेसिमल स्टोर करना है किसी वेरिएबल के अंदर, तो आपको शुरुआत में 0x जो है प्रीफिक्स करना पड़ेगा, तब वो हेक्साडेसिमल बन जाएगा। अगर आपको ऑक्टल नंबर स्टोर करना है किसी वेरिएबल के अंदर, तो शुरुआत में 0 लिखना पड़ेगा, तब वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑक्टल नंबर बन जाएगा। ऑक्टल नंबर 0 से लेकर के 7 डिजिट तक का होता है, ठीक है। बाइनरी नंबर 0 1 2 डिजिट का होता है, या तो 0 या 1। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो इंटरनली यूज होता है वो बाइनरी डिजिट होता है 0 1, ठीक है। तो अब और मेमोरी जो रैम के मेमोरी एड्रेस को डिनोट करने के लिए हेक्साडेसिमल नंबर यूज किया जाता है 0x से, ठीक है। 0x के बाद कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि ABCDEF F के बाद नहीं लिख सकते, GHI नहीं लिख सकते। ये शुरुआत में 0x लगाएंगे, ये तो प्रीफिक्स है, इसके बाद की बात करो ना, इसके बाद आप F नहीं लगा सकते, F के बाद X वैक्स कुछ नहीं लगा सकते, एरर दे देगा वो। तो मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे, तो मैं 2-3 नंबर दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, सबसे पहले लिखेंगे बाइनरी नंबर, इंट बिन। बाइनरी में हम लिख देते हैं 0B 10। बाइनरी नंबर में आप क्या लिख सकते हैं 0B 10। तो ये बन गया आपका बाइनरी नंबर, क्योंकि आप 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं लिख सकते। तो फिर लिखते हैं इंट ऑक्टल नंबर, ऑक्टल होता है इक्वल टू 0667, क्योंकि आप 0 से लेकर 7 के अलावा कुछ नहीं लिख सकते, 8वां नंबर नहीं लिख सकते, 9 नहीं लिख सकते, 10 नहीं, 0 से 7 तक ऑक्टल नंबर कहलाता है। अब आते हैं हेक्साडेसिमल, इंट हेक्सा इक्वल टू, शुरुआत में आपको प्रीफिक्स करना पड़ेगा 0x, ठीक है। ऑक्टा का जो है प्रीफिक्स वो 06 है या फिर सिर्फ 0 है? 0x नहीं, इसका ऑक्टल का सिर्फ 0, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 0x, 0x और यहाँ पे लिखेंगे f। f का मतलब क्या होता है? f का मतलब होता है कि आपका ये नंबर 16 होगा, 0 से 9 तक 10 डिजिट हो गया, ये 16 होगा इसका मीनिंग, ठीक है। तो चेक करते हैं, अभी देखो, अब हम यहाँ से करते हैं प्रिंट एफ। तो हमें बिन, ऑक्टल और हेक्सा को प्रिंट कराना है, तो मैं लिखूँगा बिन इक्वल टू %d कॉमा ऑक्टल इक्वल टू %d कॉमा हेक्सा इक्वल टू %d। 3 चीज़ दे दिया हमने, कोई नहीं, इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे हम पास कर देते हैं कौन सा नंबर, बिन ऑक्टल हेक्सा। तो अब देखो क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। ओके, तो इसको नहीं पढ़ेगा, ये पढ़ेगा इसको,
ठीक है, इसमें यहाँ तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे %d के अलावा कुछ दे देंगे उसका मीनिंग बदल जाएगा। तो यहाँ से करिए F9 यहाँ पे सेमी कोलन की दिक्कत लग रही है, F9 देखो आ गया वैल्यू। तो यहाँ पे 10 का मतलब क्या होता है 2, अगर 100 दे देंगे तो क्या होगा इसका मतलब 4, देखो आ गया 4, बाइनरी डिजिट है वो। यहाँ पे देखो ऑक्टल, ऑक्टल में हमने क्या लिखा था 0667, यहाँ पे क्या मिल रहा है 439। हमने यहाँ पे लिखा था F, यहाँ पे क्या मिल रहा है 15, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 क्या मिलेगा इसका मतलब 16 हेक्साडेसिमल है। जैसे F के बाद जो है ना, जैसे 16वां नंबर आएगा ना, क्योंकि आप 0 से लेकर के F तक ही ले सकते हैं, तो 15वां नंबर 15 जब गिनेंगे 0 से लेकर के तो वो हो जाएगा F, ठीक है। 16 नंबर जैसे होगा वो एक 1 हो जाएगा पहला वाला, ठीक है, 1 हो जाएगा, उसके बाद 0 हो जाएगा अगला, फिर 0 1 2 3 ऐसे चलेगा, फिर F होगा तो फिर एक और 1 हो जाएगा वो। अगर हम ABCD में से F तक कुछ भी लिखते हैं तो 15 आएगा, 15 आएगा। और अगर नंबर लिखते हैं तो 16 आएगा। नहीं नहीं, आप 16 लिखेंगे तब आ जाएगा 10, 6 डिजिट घट जाएगा ना इस हेक्साडेसिमल में, मतलब जितना लिखेंगे उससे उसमें 6 वो डिजिट कम हो जाएगा। 6 कम हो जाएगा उसमें, ठीक है, ऐसे होता है ये। तो हेक्साडेसिमल अभी आपको कन्वर्ट कराना सिखाऊंगा ना, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट लेटरल्स। फ्लोटिंग पॉइंट लेटरल्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखो 3 पॉइंट वाले नंबर, और यहाँ पे देखो E-5L, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो नंबर है आपका माइनस में है, और L का मतलब होता है लॉन्ग, मतलब बड़े नंबर है, और यहाँ पे -5 E का मतलब होता है 10 टू दी पावर -5, समझ गए, पॉइंट में नंबर आएगा इसका। तो यहाँ पे दिखाता हूँ, ये इलीगल है, ये सब इलीगल। यहाँ पे देखो ये इलीगल क्यों कह रहा है, ये कह रहा है इलीगल है, क्यों कह रहा है इलीगल है, क्योंकि एक साथ डबल U नहीं लगा सकते, कैन नॉट रिपीट द सफिक्स, और इसमें 8 यूज हुआ है, वो नहीं यूज करते। हाँ, ये कह रहा इलीगल है क्योंकि ये ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल में 0 से लेकर 7 डिजिट तक ही होता है, तो 8 आप नहीं लगा सकते। ये कह रहा लीगल है, तो 0xF ये हो गया 15। EEL का मतलब क्या होता है, EEL, E मतलब होता है, हाँ ABCDE होता है ना, तो FEE, ठीक है, FEE होता है ये। लेकिन इसमें तो L भी आ गया। L ये जो है ना सफिक्स है, सफिक्स का मतलब लॉन्ग डिजिट, इंटीजर टाइप का है। देखो U है ना, ये अनसाइंड प्लस वाले नंबर, L का मतलब सफिक्स लॉन्ग डिजिट, U का मतलब अनसाइंड, लेकिन 2 बार U नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे देखो इसका मीनिंग क्या है वो बताता हूँ, आप इसको स्टोर करो किसी वेरिएबल में। मैं एक और नंबर ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको स्टोर कर देता हूँ, हेक्सा को, हेक्सा स्टोर कर दिया, तो FEE का जो भी वैल्यू आएगा वो इसमें आ जाएगा। अब चेक करो F11, क्या गड़बड़ है इसमें, अच्छा 2 बार इंट लिख दिया हमने। अब चेक करो FEE का जो भी वैल्यू आएगा, देखो 4078 है FEE का वैल्यू, FEE।
एल का मतलब होता है लॉन्ग, ये क्या सफिक्स है। डबल एल लिख देंगे तो इलीगल हो जाएगा वो। सफिक्स मतलब? बताता हूँ सफिक्स का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एन इंटीजर कैन ऑल्सो हैव ए सफिक्स। देखो यहाँ पे इन दोनों लाइन को पढ़ो। एन इंटीजर लिटरल कैन बी ए डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। इंटीजर लिटरल जो है ये 3-4 तरीके, ऑक्टल नंबर होता है, हेक्साडेसिमल होता है, बाइनरी हो सकता है, तो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। ए प्रीफिक्स स्पेसिफाई द बेस और रेडिक्स, मतलब आप इसके अंदर दो चीज़ होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब डिफाइन करता है कि आप किस बेस का नंबर बनाना चाहते हो। अगर आपने 0x लगा दिया तो उसका मतलब हेक्साडेसिमल होता है, अगर आपने 0 लगा दिया तो उसका मतलब ऑक्टल होता है, ठीक है। उसका सिंबल है। हाँ, अगर आपने 0b लगा दिया तो उसका मतलब बाइनरी होता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रीफिक्स का मतलब। उसके बाद आता है सफिक्स का नंबर। तो सफिक्स, एन इंटीजर लिटरल कैन ऑल्सो हैव ए सफिक्स, इसके अंदर सफिक्स भी होता है। दैट इज ए कम्बिनेशन ऑफ u एंड l, या तो u होगा या l होगा। u का मतलब यहाँ पे अनसाइंड होता है और l का मतलब लॉन्ग होता है। बड़े नंबर अगर लिखना है तो l, छोटे नंबर लिखना और पॉजिटिव लिखना है तो u। और अगर दोनों ना लगाएं तो यू एल कुछ भी ना लगाएं तो भी स्टोर हो जाएगा, उसका मतलब नॉर्मल इंटीजर है, मतलब अनसाइंड नहीं है। अनसाइंड का मतलब केवल प्लस वाले नंबर, समझ गए आप। लेकिन रहेगा तो वो हेक्सा है ना। हाँ, हेक्सा ही रहेगा। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लगा, कोई भी नंबर डाल सकते हैं, हेक्सा, डेसिमल, अपनी मर्जी है जो। अगर जैसे हम बड़ा नंबर ले रहे हैं और हमने एल नहीं लगाया फिर भी उसमें एरर नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपने शुरुआत में वो सफिक्स प्रीफिक्स जोड़ दिया ना, किस तरह का नंबर है। तो ये हमारे ऊपर है, अगर हम आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ। अब आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में मतलब क्या होता है, पॉइंट वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ये कहता है ये लीगल नंबर है 3.141, ये कहता है ये भी लीगल है। यहाँ पे ई का मतलब होता है 10, और उसके बाद जो ये नंबर है ना उसका मतलब होता है पावर। अगर ये पावर माइनस नहीं है तो वो प्लस में पावर होगा, अगर ये माइनस दे दिया तो माइनस में पावर होगा, समझ गए। जब माइनस में पावर होगा तो वैल्यू पॉइंट में चला जाएगा आपका, और जब प्लस में पावर होगा तो वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो ये भी करके दिखाते हैं आपको। तो मैं लिखता हूँ फ्लोट f, फ्लोट f, कॉमा g, fl, कॉमा fl1, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे लगाओ ये लगा दिया और ये उठा लो, ये पॉइंट में जाएगा नंबर क्योंकि माइनस में है वैल्यू, आ गया सेमीकोलन। एफएल मतलब फ्लोट वैल्यू। हाँ, एफएल मतलब आप नाम कोई से भी दे सकते हैं ना। फ्लोट का यहाँ पे शुरुआत में जो लगाएंगे ना उसका मतलब है कि हम इस वेरिएबल में एफएल में कोई भी वैल्यू डालने, फ्लोट वैल्यू डालने वाले हैं। आप कोई भी नाम दे, एफ दे दो, F1 दे दो, कोई दिक्कत अगर फ्लोट है तो एफ ही देना पड़ेगा ना, कोई और नहीं, कुछ भी दे सकते हैं। वो तो हम ये चीज़ जो है आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे हम दोनों को प्रिंट कराते हैं, इसको यहाँ नीचे ले आते हैं और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, लेकिन बोलूँगा यहाँ पे मैं फ्लोट वैल्यू प्रिंट करने वाला हूँ। मैं लिखता हूँ फ्लोट प्रिंट करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे माइनस वाले फ्लोट प्रिंट करने वाला हूँ। मैंने लिख दिया माइनस वाले फ्लोट करने वाला हूँ, तो यहाँ भी एफ लिखना पड़ेगा हमें, एफ, और फिर इसको कर देते हैं बंद यहाँ से। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एल एफ, और यहाँ पे लिख देंगे F1। चला गया ये वैल्यू दोनों इसमें,
और प्रिंट होकर के आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से करो F11, चेक करके देखो। तो यहाँ पे देखो वैल्यू मिल गया आपको 3.141590, इसका वैल्यू 3.141590। इसका पॉइंट में क्यों आया? क्योंकि आपने माइनस में माइनस ई दे रखा ना, E-5, दोनों तो सेम थे इसलिए यहाँ पे देखो अगर आप यहाँ से माइनस हटा दो तब क्या होगा? तो बड़े नंबर आएंगे, 10⁵, इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पे चेक करो 10⁵। अब देखो बड़े नंबर आ गए आपके 31490000160 आ गया। लेकिन यदि आपने पावर माइनस में दे दिया तो ये पॉइंट में नंबर आएगा। इसका मतलब होता दिस इंटू 10⁵। दिस का मतलब ये नंबर, ई का मतलब 10, अब -5 10⁵-5, इसका ये मतलब होता है। तब ये वैल्यू पॉइंट में चला जाएगा आपका। आगे समझ में? चेक करो, अब देखो पॉइंट में जा रहा, माइनस में जाएगा तो माइनस पावर लग जाएगा और प्लस में रहेगा तो प्लस पावर लगेगा, सिंपल है। चलो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल समझ में आ गया। अब आते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट में कैरेक्टर लिटरल्स आर इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट। सिंगल कोट में हमें लिखना पड़ता है कैरेक्टर को, ठीक है। कैन बी स्टोर इन ए सिंपल वेरिएबल ऑफ कैर टाइप। कह रहा है ये आप कैर टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैर C1, C2, C3, 3 कैरेक्टर हम स्टोर करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसमें A स्टोर करो, इसमें B स्टोर करो, इसमें C स्टोर करो। हमेशा सिंगल कोट में लिखना है। अब यहाँ जो आप प्रिंट कराएंगे ना, इसको कंट्रोल E से यहाँ पे नीचे ले आइए और यहाँ पे हम कहते हैं कैर वैल्यू है ये कैर। यहाँ पे कैर को प्रिंट C के लिए कैर को प्रिंट करना तो C लगाइए यहाँ पे, कैर 2, कैर 1 और यहाँ पे कैर 2 %C। तो यहाँ पे पास क्या करेंगे, आपको पास करना है A, B, C। नहीं, हमने बनाया C1 बनाया ना, हमने बनाया है C1, C2 और C3। ये सारा छप जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ से करो F11, देखो छप रहा है नहीं छप रहा, छप रहा A, B और C, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। So there are certain character in C when they are preceded by a backslash they will have a special meaning and they are used to represent like new line और tab and बहुत सारे काम करता है। अगर आपने स्लैश लगा करके n लगा दिया तो उसका मतलब होता है न्यू लाइन। अगर स्लैश लगा करके t लगा दिया तो उसका मतलब होता है टैब, मतलब 4 कैरेक्टर आगे बढ़ जाओ। तो दोनों हम करके दिखाते हैं आपको। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे स्लैश t लगा दो और यहाँ पे स्लैश n लगा दो, ठीक है। यहाँ एक और स्लैश n लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ स्लैश n होगा वो नया न्यू लाइन खोलेगा, जहाँ जहाँ स्लैश t होगा वहाँ पे गैप बढ़ जाएगा आपका। तो देखो यहाँ पे हमने गैप बढ़ा दिया, यहाँ पे देखो गैप आ गया, यहाँ देखो न्यू लाइन में आ गया, ठीक है। अच्छा, कैरेक्टर हो गया। अब आते हैं स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल कैसे काम करता है देखो। तो स्ट्रिंग लिटरल और कांस्टेंट आर इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। कहता है जो भी स्ट्रिंग आप बनाएंगे ना तो आपको डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है।
ए स्ट्रिंग कंटेन्स कैरेक्टर्स दैट आर सिमिलर टू कैरेक्टर लिटरल। ये कैरेक्टर स्टोर करता है जो कि कैरेक्टर लिटरल के तरह ही होता है। प्लेन कैरेक्टर, एस्केप सीक्वेंस एंड यूनिवर्सल कैरेक्टर, ये यानी कि /t/n भी स्टोर कर सकता है। और यूनिवर्सल कैरेक्टर जैसे UTF यू समथिंग करके होता है, जैसे ये भी स्टोर कर सकता है। ये यूनिकोड कैरेक्टर होता है। यूनिकोड कैरेक्टर अभी हम नहीं समझाएंगे, अभी समझाएंगे कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं। तो here are some example of string literal, all the three forms are identical correct string। तो यहाँ पे देखो hello something, hello / लगा दो something, और hello, और ये क्या है, ये सब के सब कैरेक्टर लिटरल ही है, ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल कहलाता है। तो यहाँ क्या कह रहा है, डिफाइनिंग कांस्टेंट, देयर आर 2 सिंपल वे इन C टू डिफाइन कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए 2 सिंपल तरीका है, एक होता है डिफाइन प्री प्रोसेसर की मदद से और एक होता है कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से। 2 तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं पहले वो कैरेक्टर लिटरल को हम स्टोर करके देख लेते हैं उसके बाद। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैर नेम, ठीक है। और नेम में हम देते हैं ये, और यहाँ पे देते हैं 100, ठीक है। कैर नेम इक्वल टू दिया सिंह, लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट करना चाहते हैं। इसको प्रिंट करने के लिए हमारे पास S नाम का मतलब फॉर्मेट होता है। यहाँ पे करेंगे कंट्रोल, यहाँ से इसको लेके आएंगे नीचे, और यहाँ पे लिखते हैं नेम इक्वल टू, और यहाँ पे पास करेंगे S, ये स्ट्रिंग लिटरल, और यहाँ पे S पास करने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे नेम। बस क्योंकि ये जो है कैरेक्टर का एक कलेक्शन है, 100 कैरेक्टर है ना, देखो यहाँ ये सिर्फ सिंगल करता है, वो सिंगल करता है C, और ये S जो है कैरेक्टर का सीक्वेंस करता है। हम स्ट्रिंग नहीं लिख सकते यहाँ पे नहीं लिख सकते। स्ट्रिंग टाइप का कोई टाइप नहीं होता C में। स्ट्रिंग होता है आपका C++ में, उसकी क्लास बनी होती है। यहाँ पे आप कैरेक्टर और फिर यहाँ पे वो एरे का सिंबल और फिर उसमें कितने डिजिट का चाहिए वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिजिट हम कितने भी लिख सकते हैं, कितना भी लिख सकते हैं आपकी इच्छा। तो यहाँ पे लिखते हैं F11। अब चेक करिए तो यहाँ पे नाम शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देखो नेम इक्वल टू दिया सिंह आ रहा। चलो अच्छा, अब यहाँ पे हम कर रहे हैं क्या कि कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से और डिफाइन कीवर्ड की मदद से हम कांस्टेंट बना सकते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा वेरिएबल जिसको हमें चेंज ना करना हो उसको कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन की मदद से बना लेते हैं। यहाँ पे देखो कॉपी, और यहाँ पे लिखो डिफाइन। यहाँ पे लिख दो सबसे पहले, मेन से पहले। तो अब यहाँ पे देखो लेंथ में आपका 10 आ जाएगा, विड्थ में 5 आ जाएगा, और न्यू लाइन में /n आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आएंगे, इंट एरिया नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और इन सबको यहाँ पे यूज करने वाले हैं, प्रिंट करने वाले हैं। तो मैं जाऊँगा इधर, मैंने क्या बोला, इंट एरिया नाम का एक वेरिएबल बनाओ, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दो। ये ऊपर वाला उठा लो कांस्टेंट को, कांस्टेंट उठा करके इसको जोड़ देगा और मल्टीप्लाई कर देगा, और एरिया में यहाँ पे आ जाएगा 10 × 5 50 50 आ जाएगा इसके अंदर। अब फिर यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे /न्यू लाइन करेंगे तो एक न्यू लाइन नीचे आ जाएगा आपका कर्सर, ठीक है। यहाँ से रन करिए F11, तो देखिए 50 आ रहा है, 50 आ रहा है आपका। आगे समझ में,
ये है कांस्टेंट लेंथ और विड्थ। बनाया कैसे जाता है? ऐसे। ये इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने लेंथ इक्वल टू ऐसा करने की कोशिश की ऐसे LENGTH कोशिश किया कि मैं इसमें 5000 डालना चाहता हूँ, तो आपका एरर तुरंत शो कर देगा, एरर। तो L वैल्यू हैव द लेफ्ट ऑपरेंट ऑफ असाइनमेंट, वही वाला कांस्टेंट वाला एरर दे देगा आप। ठीक है, जो वैल्यू वहाँ चूज की है वो यहाँ चूज। हाँ, नहीं चूज आप कर ही नहीं सकते, इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, केवल रीड कर सकते हैं बस। अच्छा, मतलब यहाँ से लिखना है। हाँ, चेंज नहीं कर सकते उसको, इसलिए कांस्टेंट कहा जाता है उसको। अब दूसरा तरीका, कांस्टेंट को इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो यदि मैं यहाँ पे ये लिखूँ तो सेम काम करेगा आपका। कॉन्स्ट कीवर्ड्स यहाँ से करो कॉपी, इसको कर देते हैं कमेंट, यहाँ पे लगाऊंगा एक कॉन्स्ट लेंथ विड्थ और समथिंग, और फिर यहाँ पे हम इसको चला देंगे। यहाँ से F11 करो तो 50 आ रहा, तब भी आ गया। तो डिफाइन और कांस्टेंट में क्या फर्क है? डिफाइन को बंद कर दिया। देखो, दो तरीके हैं कांस्टेंट बनाने के, या तो ऐसे बना लो या ऐसे बना लो। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देयर आर टू सिंपल वे इन C टू डिफाइन कांस्टेंट यूजिंग डिफाइन प्री प्रोसेसर और यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड, दोनों की मदद से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलो ये वाला भी हो गया कंप्लीट। अब आते हैं स्टोरेज क्लास। अभी नहीं सर, कंफ्यूज हो जाएगा। स्टोरेज क्लास अभी तो ये सिंपल है थोड़ा। यहाँ पे आपको दिक्कत कहाँ पे आएगा मैं बता देता हूँ। पॉइंटर जब आएगा और एरे आएगा तब थोड़ा सा आपको दिक्कत लगेगा, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने लगेगा। फिर वहाँ से पॉइंटर तो बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि वो एकदम मेमोरी के वेरिएबल को दूसरे मेमोरी में एड्रेस को डाल देते हैं। और बाकी इस सब में कोई दिक्कत नहीं आएगा, यहाँ तक तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ आपको दिक्कत आएगी। ये जो है ना, ये सब तो अभी बेसिक चल रहा है आपका। स्टोरेज क्लास भी नॉर्मल सा ही है, ऑपरेटर भी दिक्कत नहीं आएगा, इफ़ डिसीजन मेकिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, लूप में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, फंक्शन में भी कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा आपको। हाँ, एरे में जा कर के आपको समझने में दिक्कत होगी, पॉइंटर में दिक्कत हो सकता है, स्ट्रिंग में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा, यूनियन में थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, और बाकी और कोई ख़ास नहीं है, बाकी सब नॉर्मल सा है। ठीक है, बस 2-4 चैप्टर जो है आपको थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन आपको ध्यान मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे सब समझ में आ जाएगा। पेशेंस रखना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है।